हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th ISC हिंदी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हम अपने चैनल पे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो स्वागत है आप लोगों का। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बादल को घिरते देखा है, जिसके रचयिता नागार्जुन जी हैं, जिन्हें बाबा नागार्जुन जी कहा जाता है। तो चलिए हम इस कविता को समझते हैं। कुछ लोग हमें मैसेज में कह रहे थे कि बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा है, तो कुछ वीडियो पे हमें भी रियलाइज़ हुआ कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके लिए एक नया वीडियो लाएंगे। जिन जिन वीडियो पे बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा है उसके लिए हम नया वीडियो लाएंगे, ताकि आप लोग को डिस्टर्बेंस ना हो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। मतलब कवि नागार्जुन जी कभी वहां गए नहीं हैं, लेकिन अपनी कविता के माध्यम से हमें वहां की सौंदर्य का अनुभूति करवाते हैं और उसका चित्र भी हमारे मन में बनता है। जब आगे इस कविता को पढ़ेंगे तो आप भी महसूस कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस कविता को। अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि ने इस कविता में हिमालय की बरसात के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि निर्मल स्वच्छ सफेद पहाड़ों की चोटियों पर, जो कि बर्फ से ढकी हुई हैं, वहां बादल को देखा है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर कवि कहते हैं कि वहां एक मानसरोवर झील है, जिसमें कमल खिले हुए हैं, उनके पत्तों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें हैं और जो कि बहुत सुंदर एवं शीतल लग रही हैं। और वहां भी कवि बादल को घिरते देखा है। मतलब कवि ने बादल के घिरने का वर्णन किया है इन पैराग्राफ में। कवि कहते हैं इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बादल को घिरते देखा है। मानसरोवर झील है जहाँ की कमल के पत्ते हैं, उस पे ओस की बूंदें हैं, वहां भी बादल को घिरते देखा है कवि ने। चलिए आगे बढ़ते। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। फिर कवि कहते हैं कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। कंधों मतलब उनके शिखरों पर। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि उनके काले नीले पानी में समतल देशों से आकर, मतलब प्लेन एरिया से आकर, क्यों आकर? क्योंकि वहां गर्मी हो रही है। कौन आ रहा है? यहाँ हंस के जोड़ों की बात हो रही है। मतलब गर्म देशों से, प्लेन एरिया से आकर, ताकि यहाँ ठंडा है तो यहाँ आ रहे हैं हंस के जोड़े और वो पानी में तिर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो कमल का डाल खोजते हुए आ रहे हैं, जो कि कड़वा होता है और इन हंसों को अधिक प्रिय होता है, वो पसंद होता है, इसलिए ये हंस उसको खोजते हुए आ रहे हैं गर्म देशों से, प्लेन एरिया से, ताकि वो ठंडा महसूस कर सके और वो कमल का डाल वो खोजते, वो खाते हैं। हंसों को वहां भी कवि ने देखा और वहां भी कवि ने बादल को घिरते देखा है। मतलब बेसिकली इस पैरा में भी कवि यही कहना चाह रहे हैं कि बादल को उन्होंने गिरते देखा है, बादल के सौंदर्य का वर्णन किया है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखरे थी। इसमें कवि कहते हैं कि एक वसंत का सुबह था जिसमें हवा धीरे धीरे बह रही थी। अनिल मतलब हवा होता है। और सूर्य की किरणें थी, जो कि अभी सूरज निकल रहा था। बालरूड मतलब होता है जब सूरज निकलता है तब का किरण, तो वो बालरूड मतलब सूरज निकल रहा था, उसकी किरणें थी और वो पहाड़ों के शिखरों में पड़ रही थी, जो कि स्वर्णिम दिख रही थी। स्वर्णिम मतलब गोल्डन होता है, दिख रही थी। आइए आगे देखते हैं हम। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होते, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे, शवाली की हरी दरी पर प्रलय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देख। कवि इस पंक्ति में चकवा चकई के बारे में बात करते हैं। ये एक चिड़िया है जिन्हें श्राप मिला है कि वो रात में एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो विलाप करते हैं रात में। जब रात में वो एक साथ नहीं रहते हैं तो वो रोते रहते हैं, विलाप करते हैं। और जब सुबह हो जाता है तो सुबह के समय वो मिलते हैं। तो मानसरोवर झील है, उसके बगल में घास का है दरी है, शवाली मतलब घास का दरी होता है, वहां पे
इनको प्रेम क्रीड़ा करते देखा है। मतलब अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, लोग मिलते हैं, रात के बिछड़े होते हैं तो दिन में मिलते ही ये खुशी हो जाते हैं। और वहां भी कवि बादल को घिरते देखते हैं। कवि हर जगह बादल को घिरते देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नावी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे द्वित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सहस्त्रों फुट ऊंचे पहाड़ियों पर जहां जाना कठिन हो, दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो, वहां कस्तूरी मृग को, मतलब कस्तूरी मृग उसको कहते, मृग मतलब होता है हिरन, तो उसके नाभि में वो कस्तूरी होता है, कस्तूरी जो कि बहुत अच्छा महकता है, महकने वाला चीज होता है। तो वो मृग अपने से ही चिढ़ता है, वो हिरन अपने से ही चिढ़ता है, क्योंकि उसे पता नहीं चल पाता है कि वो कस्तूरी कहाँ से आ रही है, वो सुगंध कहाँ से आ रही है, जो कि उसके स्वयं के नाभि से आती है। लेकिन वो जान नहीं पाता है कि उसकी वो महक कहाँ से आ रही है, इसीलिए वो हर जगह ढूंढता फिरता है। जब उसे नहीं मिलता है तो वो अपने ऊपर ही चिढ़ता है। और कवि ने वहां भी बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। दूरा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्प था। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि धनपति कुबेर हमें नहीं मिल रहे हैं, हम यहाँ पे धनपति जो कि कुबेर हैं, जो कि धन के देवता हैं, वो हमें नहीं मिल रहे हैं। और उनकी वो अलका नगरी कहाँ गई, कुबेर जी अपने अलका नगरी में रहते थे, तो कवि कहते हैं कि आखिर उनकी अलका नगरी भी नहीं मिल रही है, वो भी नहीं मिल रहे हैं। फिर कवि कहते हैं कि कालिदास का वो आसमान में उड़ने वाला गंगा जल कहाँ गया। कालिदास के अनुसार एक गंगा जल आकाश में भी बहती है, तो वो आकाश में बहने वाला गंगा जल आखिर कहाँ गया। फिर कवि ने लगता है कोई मेघदूत भेजा होगा जो कि जाए और कालिदास के ये गंगा जल के बारे में पता लगा के आ पाए और अलका नगरी के बारे में पता लगा के आ पाए। तो वो कहते हैं कि वो भी छाया में था, कल्पना वाला था, वो कहीं बरस पड़ा होगा। वो कवि कल्पित था, मतलब कवि द्वारा सोचा हुआ था, जो कहीं बरस पड़ा होगा। इसमें मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझार नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर कवि कहते हैं कि मैंने भीषण जाड़ों में कैलाश पर्वत पे महामेघ, मतलब जो मेघ मतलब बादल होता है, महामेघ मतलब कई सारे बादलों को, तूफान को, मतलब जो कि बादलों का तूफान है, आपस में लड़ते देखा है और गरज गरज के भिड़ते भी देखा है। वो इतने तेज आपस में भिड़ते हैं कि वहां गर्जन हो जाती है। उनको कैलाश पर्वत पे बहुत तेज भिड़ते देखा है और वहां भी उन्होंने बादल को घिरते देखा है। लेखक ने हर जगह बादल को ही घिरते देखा है। शतसत निर्झर निर्झरडी कल मुखरित देव दारू कारण में, कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि पहाड़ों से कई सारी छोटे बड़े झरने फूटे हो और वो छोटे बड़े झरनों की आवाज पूरे देवदारू जंगल में गूंज रही है। अर्थात जब किसी पहाड़ से पानी गिरेगा, कोई झरना गिरेगा, तो उसका आवाज गूंजेगा और वो पूरे जंगल में गूंज रहा है, जो कि बहुत मादक है, जो कि बहुत मनोहरी है। सोड़ित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए सतदल लाल कमल वेड़ी में। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सफेद और लाल भोजपत्रों से हट्स बना है, यानी हट्स को डेकोरेट किया गया, झोपड़ी को सफेद और लाल भोजपत्रों से सजाया गया है। कलरफुल रंग बिरंगे और महकने वाले फूलों को बालों में लगाए हुए हैं। कौन लगाए हुए हैं? किन्नर, किन्नर ये लगाए हुए हैं। इंद्रनील मतलब कमल का फूल होता है, तो वह अपने गले में कमल के फूल लटकाए हुए हैं और उनके गले शंख के समान नैरो हैं, यानी पतला है, और वो अपने कानों में कमल के फूल लटकाए हुए हैं। 2-3 पंखुड़ियों वाले नहीं, बल्कि 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल वो अपने कानों में लटकाए हुए हैं और अपने बालों में भी वो कमल की पंखुड़ियां लपेटे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रजत रचित मणिखाजित कलामय पान पात्र द्रक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपादी पर नरम निदाग
बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रूढ़ आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों को, मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि चांदी के ग्लास हैं जो कि मणि से सजे हुए हैं और उसमें क्या भरे, उसमें अल्कोहल भरे हुए हैं और वो लोग अपने अपने सामने उसे रखे हुए हैं। किस पे रखे हुए हैं? वो एक 3 पैर वाले चंदन के टेबल पे रखे हुए हैं और वो पलथी मार के मृग के छालों पर बैठे हुए हैं। नरम मृग के छाल, मृग मतलब होता है हिरण, हिरण के छालों पर, जो कि बच्चे हिरण हैं उनके छालों पे बैठे हुए हैं। वो पलथी मारकर मतलब पैर को फोल्ड करके वो बैठे हुए हैं। किन्नर किन्नरियों की आंखें मदिरा पान में मस्त और उनकी कोमल उंगलियां पता है किस पे फिर रहे हैं? उनकी कोमल उंगलियां बंसी पर फिर रहे हैं। वहां एक मधुर वातावरण है और उस सुंदर जगह पर कवि ने पता है किसे देखा है? बादल को घिरते देखा है। तो चलिए ये कविता यहीं समाप्त है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।